हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो होगी क्लास 10th NIS विषय सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, जिसका सब्जेक्ट कोड 213 है। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में सेकंड बुक का, जो आपकी सोशल साइंस की सेकंड बुक है, उसका चैप्टर नंबर 15 यानी कि संवैधानिक मूल्य तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इसके नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक मूल्य को जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ संविधान को जानेंगे, क्या संविधान की विशेषता है। तो इस तरीके से सवाल भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, यानी चैप्टर नंबर 15 संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे इस चैप्टर में, तो हम जानेंगे भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। ठीक, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो अगर हम बात करें संविधान क्या है, ठीक है, या व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून यानी कि सुप्रीम लॉ होता है। तो संविधान जो होता है वो, हाँ, किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है यानी सुप्रीम लॉ होता है। इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ कंट्री दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का जो है, वो एक तरीके से उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कंट्री के, और साथ ही साथ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी वो ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बताता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे संविधान क्या है, तो संविधान देश की, किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ होता है। ठीक, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, संविधान सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये गवर्नमेंट की पावर्स को क्लेरिफाई करता है, डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर होगी। ठीक, दूसरा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये नागरिकों के अधिकारों को बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आगे, सरकार और नागरिकों के बीच संबंध निर्धारित करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से एक रिलेशनशिप बन जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है यानी जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज होता है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते हैं। संशोधन का मतलब होता है कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, संविधान में कुछ बातें जोड़ी जाती है और पुरानी बातों को, जो सही नहीं होती हैं, आज के वर्तमान दौर के हिसाब से उसको हटा दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है वो किसका है, वो है भारत का। ठीक, संविधान सभा द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया। ठीक, और संविधान सभा का गठन, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और जो प्रारूप समिति बाद में बनती है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। संविधान अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये बनकर तैयार हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू होता है 26 जनवरी साल 1950 में ये लागू हो जाता है। ठीक है,
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे हम लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए अब आगे अगर हम बात करें, देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी का दिन जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे संविधान बना कब था, तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों है, यानी संविधान को हम लिविंग डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे पहला कारण, इसमें समय के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। जब कभी ऐसा लगता है सरकार को कि वर्तमान समय में संविधान के अंदर कुछ बातों को हटाया जाकर कुछ बातों को जोड़ा जाना चाहिए, तो उसे संशोधन कहते हैं और ये सरकार करती है समय समय पर। ठीक है, समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन संभव है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे समय बदलता है, सोसाइटी का कल्चर जो है, सोसाइटी की कई सारी चीजें जो है वो उसकी नीड्स जो है, आवश्यकता है, वो भी परिवर्तन होती है। इसीलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान में जो है क्या समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान को हम बोलते हैं कि एक जीवंत दस्तावेज है। चलिए अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो देखते हैं इनको। जैसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान क्या है, भारतीय संविधान क्या है, ये लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है, लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगर भारतीय संविधान के निर्माण की हम बात करते हैं तो इसको बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल जो थी असेंबली यानी संविधान सभा थी। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये एक जीवंत दस्तावेज होता है जिसे हम समय समय पर बदल सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो और क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। तो बच्चों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो होती है ये संविधान से जुड़ी हुई है। ठीक है, संविधान में ना केवल कानूनों का संग्रह है, ठीक है, तो संविधान में केवल कानूनों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यह देश के आदर्शों और मूल्यों को भी दर्शाता है। आदर्श मतलब जो हमारे देश से जुड़े हुए हमारे आदर्श हैं, और मूल्य मतलब कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो संविधान में दिए गए हैं और वो हर एक नागरिक से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें, चाहे हम आदर्श की बात करें जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं, चाहे हम मूल्यों की बात करें जो नागरिकों के देश, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके मूल्य जो देश और समाज से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्य में आती है। ठीक है, जैसे कि आगे देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये एक पार्लियामेंट का चित्र है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो इस कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाई जा रही है, ये सभी प्रक्रियाएं संविधान में इन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन है, यानी कानून किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे पास होगा, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है वो इस पार्लियामेंट में बैठ के कानून पर चर्चा करते हैं और कानून को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो देखिए जैसे पहला संवैधानिक मूल्य क्या है, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। संप्रभुता, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे देश के मामलों पर केवल और केवल हम ही फैसला लेंगे, कोई दूसरा देश या कोई बाहरी ताकत हम पर अपना दबाव या हम पर अपना डिसीजन नहीं थोपेगी, हम अपने निर्णय लेने में खुद स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो भारत जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और कोई अन्य देश भारत पर शासन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी सॉवरेनिटी है, ये हमारी संप्रभुता है कि हम जो भी फैसले लेंगे वो अपने आप लेंगे, अपने फैसले पर हमारा खुद स्वतंत्रता होगी, कोई दूसरा देश हम पर ना ही अपने विचार थोपेगा और ना ही कोई हम पर शासन करेगा, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक, चलिए अगला जो वैल्यूज है वो है समाजवाद की।
यानी कि सोशलिज्म। सोशलिज्म में देखिए सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की गई है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, वो सब समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बराबर है। ठीक है, गरीब और अमीर के बीच में अंतर कम करने को कहा गया है कि गरीब जो है और जो अमीर के बीच में अंतर है उसे कैसे कम किया जाए, ये बात समाजवाद में बताई गई है कि गरीब जो है वो ऊपर उठ सके और अमीर जो है वो काफी प्रभावशाली ना बन सके। ठीक है, और सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, कोई भी किसी तरह से पीछे न रह जाए समाज में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिलाएं हो, कोई भी व्यक्ति, शोषित व्यक्ति जो है वो पीछे न रह जाए। सबको समाज में बराबर का हक है और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये सारी बातें हमारे समाजवाद में की गई है। ठीक है, मतलब समाजवाद में इन सभी बातों का वर्णन है, सोशलिज्म का वर्णन है, और ये समाजवाद जो शब्द है ये हमारे संविधान में आता है। ठीक, आगे है पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की इसमें बताया गया है कि सभी धर्मों का सम्मान जो है समान सम्मान हो, यानी सभी धर्म को जो है बराबर की नजर से देखा जाएगा। कोई भी धर्म ऊंचा या कोई भी धर्म नीचा नहीं होगा। सभी अपने धर्मों का यानी अपने धर्मों का तो सभी सम्मान करेंगे, साथ ही साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है। ये वाली बात पंथ निरपेक्षता में बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को मानने को इच्छुक है, चाहे वो कोई धर्म दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, तो वो पूरी आजादी है उसको कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोक जमा तंत्र। अगर हम इसको तोड़े तो लोक जमा तंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, है ना, शासन यानी लोगों का शासन। तो लोकतंत्र जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी। ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो उस व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलें इसको तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, इसको बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो वो भारत में वोट डाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है एक व्यक्ति एक वोट। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई एक व्यक्ति वोट डालता है तो उसका वोट भी एक ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये बातें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आता है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। इसका गणतंत्र रिपब्लिक में देखिए, जैसे राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को के चुनाव में भाग लेते हैं और उसको चुनते हैं। ठीक है, इसीलिए वो देश जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है वो देश कहलाता है गणतंत्र। तो हमारा देश भी गणतंत्र है, और यहाँ पर कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई राजा शासक है यहाँ पर तो उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा या उसका भाई राजा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम हमारे देश में नहीं है। ठीक है, हमारे देश में चुनाव जनता के द्वारा जो है भागीदारी जनता लेती है चुनाव में और वो चुनती है अपने प्रतिनिधि को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है न्याय, जस्टिस। तो न्याय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के न्याय आते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों न्यायों की बात की गई है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए। अगर किसी के साथ कोई सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अन्याय है तो संविधान उस व्यक्ति की रक्षा करेगा। ठीक, चलिए आगे आता है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो स्वतंत्रता क्या मतलब होता है? आजादी, है ना, आजादी। अब आजादी जो शब्द है, जो स्वतंत्रता शब्द है, इसका वर्णन हमारे संविधान में है। आजादी किस चीज की? अपने विचारों को बताने की, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को बताने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ये सारी की सारी आजादी जो है, जो स्वतंत्रता है, ठीक है, ये हमारे संविधान में बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है, कोई व्यक्ति अपनी बात को बताना चाहे तो बता सकता है, कोई व्यक्ति अगर किसी बात पर यकीन करना चाहता है या विश्वास करता है तो रख सकता है, कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानना चाहता है तो मान सकता है। उसको पूरी आजादी है धार्मिक
समारोह या मतलब धर्म की, अपने धर्म की, अपने भगवान की उपासना करने की उसको पूरी आजादी है। ठीक, चलिए आगे बात आती है इक्वलिटी यानी समानता की। तो समानता की मतलब है कि सभी समान हैं, कानून की नजर में सभी समान हैं और कोई भी अमीर गरीब ऊंचा बड़ा, ठीक है, नहीं है। तो सभी नागरिक कानून की नजर में समान है, ये बात किस में बताई गई है? समानता में बताई गई है। और सबको समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सबको बराबरी का हक है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे आता है बंधुत्व यानी फर्टर्निटी। इसमें तो बंधुत्व के अंदर बच्चों बात की गई है भाईचारे की, कि देश में जो है सबके अंदर भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया है, किसी तरह से कोई भी धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई ना हो, लोग मिलकर भाई भाई की तरह रहें, जिससे कि देश की एकता बनी रहे और सामाजिक सद्भाव देश में बना रहे। ठीक है, ये सारी बातें बंधुत्व में की गई है और इस शब्द का वर्णन भी हमारे संविधान में है। आगे है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो और मानव अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान मतलब हर एक व्यक्ति चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो उसको भी सम्मान से जीने का हक है और हर एक व्यक्ति के अधिकारों की यानी मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, किसी को ठेस ना पहुंचे। आगे आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब कि यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, की देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसमें हमें विश्व शांति पर जोर दिया गया है और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की बात की गई है। ठीक है, कि विश्व में शांति बनी रहे और उस विश्व शांति में हमारा भी सहयोग हो और अन्याय जो न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ जो भी हमारे रिलेशन है वो बने रहे शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक, अगला आता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जुड़े हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, इनको फंडामेंटल राइट्स को हमने 42वां अमेंडमेंट जब हुआ था साल 1976 में, जब हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। ठीक है, तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगे का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, हमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए कि पर्यावरण को हम साफ रखें, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागे। ठीक है, आगे है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, मतलब देश की जो भी हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करनी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं जो हमारे संविधान में वर्णन जिनका किया गया है। ठीक है, अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि इस चैप्टर की एक बार रिवीजन हो जाए हमें। तो जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए, अगर अपनाने की बात करता है तो 26 नवंबर 1949 है और अगर लागू करने की बात करता है तो 26 जनवरी 1950 है। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? विश्व लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है भारत का संविधान। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं भारत में संघ व्यवस्था की। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था की यानी फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए संघीय व्यवस्था क्या होती है इसको जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब किसी देश में दो स्तर की सरकारें यानी टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है और दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं तो उसे संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम कहते हैं। जब किसी देश में दो स्तर की सरकारें होती है यानी टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और दोनों के अधिकारों को संविधान में बताया गया है तो उस व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं यानी फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो फेडरल सिस्टम में देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप, अगर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, तो देखिए फेडरल सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ इसको इस तरीके समझते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक, फिर बीच वाला पोर्शन है राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक, और सबसे नीचे तीसरे वाला है स्थानीय सरकार, स्थानीय
सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब ये जो तीन तरह की गवर्नमेंट है, इन तीनों के अधिकारों को संविधान में बताया गया है। तो इन इस तरह की व्यवस्था को जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों तरह की सरकार काम करती है और इनके अधिकारों को संविधान में बताया गया है, उसको बोला जाता है बच्चों संघीय व्यवस्था। ठीक है, और भारत में इसी तरह की संघीय व्यवस्था काम करती है। ठीक, चलिए आगे है, हम अगर बात करते हैं राज्य व्यवस्था के प्रकारों की, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एकात्मक राज्य, एकात्मक मतलब यूनिटरी स्टेट्स, तो एक ही सरकार पूरे देश में शासन करती है। बिल्कुल सही बात है, वो सरकार जो पूरे देश पे शासन करती है उसे हम एकात्मक राज्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सरकार एक ऐसी सरकार जो पूरे देश पर, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है और वो पूरे देश पर शासन करती है, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार, एकात्मक एकात्मक सरकार। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो अगर एग्जांपल क्या है, जैसे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संघीय राज्य की। ठीक है, संघीय राज्य की मतलब दो स्तर की सरकारें, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो सरकार जो दो स्तर की सरकारें होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं संघीय सरकार। ठीक है, यानी फेडरल स्टेट्स, मतलब जहां पर दो स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। इसके एग्जाम्पल है इंडिया, यूएस और कनाडा। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, अब आगे अगर हम बात करते हैं, कहता है संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, यानी मेन फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। क्या मुख्य विशेषता है फेडरल सिस्टम की? तो देखिए, सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संविधान, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें संविधान क्या होता है? लिखित होता है। पावर एंड फंक्शंस आर क्लियरली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी शक्तियां होती है और जो भी कार्य होते हैं, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से बताए गए होते हैं संविधान के अंदर। ये एक पहली विशेषता है संघीय व्यवस्था की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, यानी डिविजन ऑफ पावर। तो जो फेडरल व्यवस्था होती है, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, जिसमें एक शक्ति केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और दूसरी शक्ति राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियां हैं, वो स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, और ये संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। आगे है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायपालिका करती है, मतलब संविधान को स्पष्ट रूप से जो व्याख्या होती है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम जुडिशरी जो है वो करती है। जुडिशरी इज अ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को के पास जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की, उसको एक्सप्लेन करने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो जुडिशरी यानी न्यायपालिका के पास होती है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, तो देखिए ऊपर आपने जो भी अभी पढ़ा वो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं थी, लेकिन अगर भारत के संघीय व्यवस्था की विशेषता की बात करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो भारत में दो तरह की सरकारों का जो है प्रावधान है। एक है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून के लिए काम करती है, और एक है राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य के लिए काम करती है। कुछ स्थानीय सरकारें हैं जैसे पंचायत और नगर पालिका कार्य करती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार भारत द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था वाला देश है। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो हमारे देश में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट जो है यानी स्थानीय सरकार जो है वो पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए जो है वो बनती है और कार्य करती है। ठीक है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आकर ही काम करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है शक्तियों का विभाजन, डिविजन ऑफ पावर। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।
ठीक है। तो देखिए 3 तरह की सूचियां होती है। अगर हम बात करते हैं, शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया है। पहली जो सूची है वो संघ सूची है। ये संघ सूची क्या होती है? ये राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है। जो संघ सूची होती है, इस पे जो भी कानून बनेगा वो देश के हित को लेकर, राष्ट्रीय महत्व को लेकर जो है बनेगा। तो जैसे रक्षा है, रेलवे है, डाक और तार है, विदेश नीति है, ये जितने भी मामले हैं इन पर अगर कोई कानून बनेगा तो वो केंद्र सरकार बनाती है ना। केंद्र सरकार बनाती है, इन कानूनों को केंद्र सरकार बनाती है, चाहे वो रेलवे पे हो, चाहे वो रक्षा पे हो, डाक तार पे हो या विदेश नीति पर हो। अगर इनको किसी भी इन पे कानून बनेगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, ये किस विषय में आते हैं? ये संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं राज्य सूची की, यानी स्टेट लिस्ट की। तो राज्य सूची में जो है वो स्थानीय महत्व को बताया गया है, जैसे लोक स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि। इन पर ये जो लोक स्वास्थ्य और कृषि और पुलिस और कृषि जो है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ये किसका विषय, ये किसके अंदर में आते हैं? ये आते हैं राज्य सूची के अंडर में। और राज्य सूची पे जो भी कानून बनता है वो बच्चों राज्य सरकार बनाती है। कौन सी सरकार बनाती है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे संघ सूची में कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। वैसे ही राज्य सूची में कानून बनाती है राज्य सरकार। और ये राज्य सरकार जो है इन्हीं विषयों पर कानून बनाती है जो राज्य सूची में आते हैं। ठीक, आगे आता है समावर्ती सूची, यानी ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसे हम कंकरेंट लिस्ट यानी समावर्ती सूची में शामिल करते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे भारत एक संघ राज्य है, बिल्कुल सही बात है। संघ व्यवस्था की 3 विशेषताएं क्या होती है? लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। ये संघ व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 तरह की सरकारें हैं। एक है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। आगे अगला बात करते हैं, अगर शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं तो भारत में शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 सूचियों में किया गया है। एक संघ सूची जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, एक राज्य सूची जिसमें कानून राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और एक समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं किसमें? समवर्ती सूची के विषयों पर। ठीक, चलिए अगला आता है चौथा, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये हमारे संविधान के भाग 4 में आते हैं। ये न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराए जाते, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। इनका उद्देश्य जो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। सरकार को गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, सामाजिक भेदभाव कम करने हेतु ये नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं। तो जो राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं बच्चों, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के, ये मानव कल्याण पर, या हम बोले समाज के कल्याण पर, है ना, समाज कल्याण पर जोर देते हैं। ठीक है, और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जाते। ये राज्य का नैतिक मूल्य होता है कि वो अपने समाज के कल्याण के लिए काम करे। तो सरकार जो होती है वो समाज कल्याण के लिए जो भी काम करती है, चाहे वो गरीबी कम करने का हो, बेरोजगारी कम करने का हो, असमानता, चाहे वो सामाजिक भेदभाव की हो, इसे कम करने का हो, तो जितने भी काम ये आते हैं सब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, क्योंकि ये सब समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अगला आता है एकीकृत न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था। ठीक है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से ट्रायंगल की, देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे फिर से, तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर यानी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और तीसरे नंबर पर होता है लोकल कोर्ट यानी, ठीक है, सबऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय, इसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, इंडिया हैज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, बिलो इट आर द हाई कोर्ट, है ना,
एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, मतलब जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका जो होती है, वो कार्यपालिका से और विधायिका के से जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। ठीक। अगला आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है ना, एकल नागरिकता का मतलब कि भारत में जो है वो व्यक्ति भारत का ही नागरिक कहलाएगा, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, चाहे वो रहने वाला यूपी का हो, बिहार का हो, लेकिन वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ना कि यूपी बिहार का। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता की व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो सभी भारतीय केवल भारत के नागरिक होते हैं। इससे है ना कि भाई भारत के नागरिक ही कहलाते हैं। अगर कोई यूपी का रहने वाला है या कोई बिहार का रहने वाला है या कोई हरियाणा का रहने वाला है, तो जित अगर किसी भी राज्य के रहने वाले कोई भी नागरिक हैं तो वो केवल और केवल भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक, आगे है, इससे राष्ट्र एकता और अखंडता मजबूत होती है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता से देश में एकता और अखंडता मजबूत होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों की, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, वो व्यक्ति मतदान कर सकता है, और वो भारत का नागरिक भी है ना, वो भारत का नागरिक भी है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, संपत्ति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। ठीक है, संपत्ति के आधार पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक पॉइंट है संघीय व्यवस्था और संसदीय सरकार। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची पे, और एक तरफ राज्य सरकार कानून बनाती है राज्य सूची में। ठीक है, तो इसे शक्तियों का विभाजन बताया गया है। आगे भारत में सांसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, हमारे देश के अंदर जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों जो है वो संसदीय शासन प्रणाली का हिस्सा है, और कार्यपालिका को जो है कंट्रोल कौन करता है, विधायिका करती है। कार्यपालिका कभी तानाशाही अगर होने की कोशिश भी करे तो विधायिका उसको कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, ये सारी बातें किसमें, संघीय व्यवस्था और संसदीय सरकार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारे 8 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। इसी तरह से ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो अपने कमेंट कीजिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा भी कोई अगर समस्या आती है तो मैंने बताया कि आप मैसेज या आप व्हाट्सएप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।